नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बांबू अपने चर्चा कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के जो पीछे अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उनको सॉल्यूशन के लिए अपने एक सीरीज लेके आए थे, जिसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। आज आगे के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा। यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कराएं और यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे ये आइडिया लगे कि आपको ये वास्तव में समझ में आ रहा है या फिर मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं क्या पता आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो यदि आप कमेंट करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बने रहेगा और इस मोटिवेशन के चक्कर में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी अच्छी सीरीज लेके आऊंगा। ऐसा मानो कि आपको कम समय में यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ऐसी स्ट्रेटेजी में आपके बीच में लेके आऊंगा। देखो, ये जो मैं सीरीज लेके आया हूँ ये आपका यूं मान के चलो 2 या 3 घंटे आपके लगेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन वो 2-3 घंटे आपको बिल्कुल जो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का निचोड़ है वो निचोड़ निकाल देंगे। और दूसरी बात, आरपीएससी जहां से क्वेश्चन फ्रेम करती है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यानी आपको 2 घंटे में सब कुछ मिल रहा है, एक तरीके से आरपीएससी के क्वेश्चन मिल रहे हैं और पूरा पूरा जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी समरी मिल रही है। और आपको क्या चाहिए बताओ? अंतिम समय में यदि आपने मेरे से 100 घंटे लेक्चर देख लिए, सपोज करो, यानी डेली आपने 2 घंटे देख लिए, 3 महीने अपने पास पड़े हैं, 180 घंटे होते हैं। यदि आपने 180 घंटे मेरे साथ दिए तो गारंटेड आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते इतने अच्छे नंबर, यानी 37-38 क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाएंगे। क्योंकि जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है मैंने उसी को नब्ज को पकड़ा है, मैंने आरपीएससी की नब्ज को पकड़ के ये सीरीज लेके आया हूं। यदि आप भी मेरे साथ में लगातार इस सीरीज को देखते रहे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2.11 से। 2.11 से स्टार्ट करेंगे। 25 वाट का एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रति सेकंड क्वार्टा के उत्सर्जन की दर बताओ। देखो भाई, सबसे पहले आपको वाट में दिया हुआ है। वाट का मतलब होता है पावर, और पावर कितनी दे रखी है? 25 वाट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 जूल पर सेकंड। ये जो आपकी पावर है ये जूल पर सेकंड में होती है। तो जब भी आपको वाट दे दिया जाए तो उसको आप सबसे पहले जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया करो। तो 25 जूल पर सेकंड में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आपको तरंग दैर्ध्य दी हुई है 0.7 म्यू एम, 0.57 म्यू एम। इस म्यू को हमें पता है 1 म्यू बराबर क्या होता है? 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लिया करो 0.57 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर, ये सॉरी मीटर में आ जाएगा। म्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब आपको ये बोला क्वांटा के उत्सर्जन की दर पूछ रहा है। क्वांटा के उत्सर्जन की दर है, सबसे पहले आप ई निकालो। ई बराबर क्या होता है? एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.62 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू आप, ये चीजें आप खुद एक बार दिमाग में साथ साथ में लेके आया करो। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर में 8 अपॉन लेमडा की वैल्यू 0.57 इंटू 10 की पावर -6। आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 34.8 इंटू 10 की पावर -20 जूल। ये सॉल्यूशन करना आपका थोड़ा सा काम है, इसमें आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये आपकी एनर्जी आ गई, एनर्जी आ चुकी है। अब आपको ये क्या बोल रहे हैं? हमें पूछ रहे प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर। प्रति सेकंड यानी आपका जो यूनिट आनी चाहिए वो सेकंड इनवर्स में आनी चाहिए। अब हमें जो पावर दी हुई है, पावर अपॉन ई करोगे आप, पावर अपॉन ई करोगे। देखो, पावर की यूनिट दी रखी है आपकी जूल पर सेकंड में, और ये आपकी यूनिट आ रही है जूल में। ये कट के आपकी यूनिट किस में आ जाएगी? सेकंड इनवर्स में। हमें किस में पूछ रहे हैं? सेकंड इनवर्स में। यानी प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी, पावर अपॉन एनर्जी। अब देखो, पावर कितनी दे रखी है आपको? 25। पावर दे रखी है 25 जूल पर सेकंड अपॉन, आप ये क्या करोगे? एनर्जी का यहाँ पे डिवाइड करोगे। एनर्जी कितनी है? 34.8 इंटू 10 की पावर -20 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपकी सेकंड इनवर्स में आ जाएगी, जिसका मान आएगा 7.2 इंटू 10 की पावर में 19 सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको एक सीख मिली कि जब सबसे पहले पावर की यूनिट आपको बतानी चाहिए जूल पर सेकंड। और यदि आपको प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर पूछ लिया जाए तो आपको प्रति सेकंड देखना है। प्रति सेकंड का मतलब आपकी जो यूनिट आनी चाहिए वो सेकंड इनवर्स में आनी चाहिए। और सेकंड इनवर्स में कब आ सकती है? जब आप इसको पावर को एनर्जी से डिवाइड करोगे। पावर को एनर्जी से डिवाइड करोगे तो आपकी सेकंड इनवर्स में आ जाएगी। आगे देखो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन। किसी धातु की सतह पर 6800 एमस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अब देखो, उत्सर्जित कौन सा हो रहा है? शून्य वेग वाला। शून्य वेग का मतलब कोई इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो जितनी आपने इसको डाली वो सारी सारी इसने क्या की? अवशोषण कर ली। कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा है। शून्य वेग का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें उत्सर्जित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो आपकी क्या है? ये आपतित किरण है।
ये आपतित क्रिया, ये सारी मैं थ्योरी में आपको करवा रखा है। जब भी आप जो अपना कोर्स है उसमें आपको सारी चीजें करवा रखी है। जब इसमें से कोई उत्सर्जित हो ही नहीं रही तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो उसको बोलते हैं ये मेटल, मेटल कितनी आपकी, भाई मेटल के लिए मिनिमम ऐसी एनर्जी चाहिए जहां उससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। अब ये जो मेटल की एनर्जी से कम एनर्जी आप दे रहे हो, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं। तो ये जो आपतित किरण है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये आपतित किरण धातु की कार्यफलन, धातु की कार्यफलन या धातु का कार्यफलन के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब आपतित किरण कितनी है सर, आपतित किरण की लैम्डा दे रखा आपको 6800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो इसकी आप एनर्जी कैसे निकालोगे सर, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा निकालेंगे। ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, हमें क्या पूछा हुआ है वो पूछो एक बार, एक लैम्डा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आगे देखो धातु की दहली आवृत्ति पूछा हुआ है, हमें न्यू नोट पूछा हुआ है, न्यू नोट पूछा हुआ है, और कार्यफलन डब्ल्यू नोट पूछा हुआ है। न्यू नोट कैसे निकालोगे सर, ये लैम्डा है तो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। तो 3 × 10 की पावर में 8 मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा हमें पता है 6800 एम स्ट्रॉन्ग को आप 10 की पावर -10 मीटर में कन्वर्ट कीजिए। क्यों, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे और ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, हमारी न्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.4 × 10 की पावर में 14 सेकंड इनवर्स। ये आपके आगे न्यू नोट, क्योंकि ये जो आपतित किरण है वही धातु के कार्यफलन के बराबर हो जाएगी। तो इसका आपको लैम्डा दिया हुआ है तो हमने न्यू नोट निकाल लिया। तो ये जो न्यू नोट है ये आपतित किरण का और जो आपके धातु है उसको बराबर हो रहा है, क्योंकि उसने वो ये बोला है कि कोई भी आपके शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, इसका मतलब आपने जितनी डाली वो बिल्कुल उसके बराबर हो रही है। यदि उससे थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा डाल देते तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित होकर बाहर चला जाता है। लेकिन अब ये बिल्कुल बराबर है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है यानी बाहर जाने के लिए तैयार बैठा है, यदि थोड़ी सी भी एनर्जी आपको मिल जाती तो ये बाहर चला जाता है, यानी आपकी आपतित किरण उस धातु की कार्यफलन के बराबर हो रही है। तो ये आपका न्यू नोट आ जाएगा। इसके बाद कार्यफलन क्या होता है सर, डब्ल्यू नोट हम जानते हैं, डब्ल्यू नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। एच की वैल्यू 6.62 × 10 की पावर -34 और न्यू नोट की वैल्यू ये रही आपकी। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर डब्ल्यू नोट आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको स्टेटमेंट देखने हैं कि ये स्टेटमेंट क्या मैं समझ पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। ये स्टेटमेंट ऐसे बोलना चाह रहा है, यदि आपकी ज्यादा शून्य वेग वाले, शून्य वेग का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन अभी बाहर नहीं निकला, उत्सर्जित नहीं हुआ, बिल्कुल उत्सर्जित होने के कगार पे है, यू मान को ऐसे है, यहाँ पे आ चुका इलेक्ट्रॉन। यदि थोड़ी सी भी ज्यादा आपको इसको क्या मिल जाता है, लैम्डा थोड़ा से ज्यादा मिल जाता है या एनर्जी थोड़ी सी अधिक मिल जाती तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, इसको इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं मिली है कि ये बाहर चला जाए। तो ये जो आप यहाँ की एनर्जी दे रही हो वो एनर्जी इस धातु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बिल्कुल बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि आपतित किरण बराबर आपतित किरण की एनर्जी बराबर कार्यफलन। इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे देखो भाई 13 नंबर, जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा। देखो हमने एक बात आपको बोली है कि 1/λ, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन हम जानते हैं 1h1 होता है, तो इसके लिए z की वैल्यू 1 होती है। तो आप लिखोगे 1/λ बराबर हो गया r × 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 1/λ बराबर r, n1 कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 -n2 कितना दे रखा है सर, 2 दे रखा है, यानी 4 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव आपके लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। 12/4 × 16, नेगेटिव मतलब आपका जो प्रकाश है उत्सर्जित हो रहा है, नेगेटिव का मतलब आपकी जो एनर्जी है वो आपकी कम हो रही है, यानी आप हाई लेवल से लो लेवल में जा रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 2 में जा रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, आपको नेगेटिव साइन नहीं लेके चलना है। तो इसको सोल्व करोगे 3, तो 3r/16 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, 1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/3r। हम पता है कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16/3 × 1/r, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 1/r की वैल्यू 912 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1/r की वैल्यू 912 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है। ये मैंने करवा रखा है आपको। तो देखो लैम्डा बराबर आ जाएगा 16/3 × 912 एमस्ट्रॉन्ग को लिखो आप 10 की पावर -10 में। या तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं आप एमस्ट्रॉन्ग को एमस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4864 एमस्ट्रॉन्ग। अब इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो सबसे पहले एमस्ट्रॉन्ग को लिखो आप 10 की पावर -10 में, ये मीटर में आ गया। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 486.4 × 10 की पावर -9 मीटर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है ये। तो ये आ जाएगा आपका 486.4 नैनोमीटर। लो भाई
ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब बार आते हैं, तो आपको ऐसे चलना है। हालांकि थोड़ा सा सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है अपना पैटर्न, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे, लेकिन फिर भी आपको एक बार कंसेप्ट करवा दिए, बाई चांस भूला भटका कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, 1/r की वैल्यू आपको 912 एंगस्ट्रॉम ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखो जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, 19, ये क्वेश्चन अपने क्या है कि सिलेबस में नहीं है, तो इन क्वेश्चनों को मैं अभी नहीं करवा रहा, ये अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, तो इनको नहीं करवाएंगे। अपना जो ये अभी जो टारगेट है वो सिर्फ सेकंड ग्रेड चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई नेक्स्ट एग्जाम किसी और का हो तो अब उसमें कवर करवा लेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं सीधा लेके चलूंगा आपको 20 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे लेके चलूंगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.05 × 10⁷ मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य होगा। आपको वेलोसिटी क्या दे रखी है, 2.05 × 10⁷ मीटर पर सेकंड दे रखी है। क्या दे रखी है, 2.05 × 10⁷ मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है सर, आगे क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है तरंग दैर्ध्य, तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv। तो देखो 6.62 × 10⁻34 अपॉन m। अब हमें ये भी पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसका मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी सर ये रही 2.05 × 10⁷। आप इसको सोल्व करना, तो देखो 6.62 अपॉन 9.1 × 2.05। अब इसको आप पावर को सोल्व करोगे तो 10⁻31 ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ये आ जाएगा माइनस, ऊपर बचेगा -3 और ये -7 और चला जाएगा तो -10 आ जाएगा। 6.62 अपॉन 9.1 × 2.05 × 10⁻10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.54 × 10⁻11 मीटर। ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आगे देखो भाई 21 नंबर। 21 नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा दी हुई है, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपको सब पता होना चाहिए। लैम्डा बराबर मैंने 3-4 फॉर्मूले करवा रखे आपको। लैम्डा बराबर h/p बराबर h/mv बराबर h/रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट जो हमारे से पहली बार जुड़ा हुआ है तो प्लीज एक बार इन फॉर्मूलों को आप जरूर देख के आए। ठीक है, अब देखो लैम्डा बराबर h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34 अपॉन रूट के अंदर 2 इंटू m की वैल्यू क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है सर, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3 × 10⁻25। सीधे सीधा आपको सोल्व करना है। 6.62 अब देखो इंटू 10⁻34 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, देखो 9 तिया 27, 27 तो 54 इंटू ये आ जाएगा 10⁻31 और 25 क्या आएगा 6 5 56, 10⁻56। जब 10⁻56 ये पावर में बाहर आएगा तो इसका आधा देगा भाई, हमेशा आपको भी पता नहीं पावर रूट कम कर देगा, तो ये 10⁻28 बाहर आएगा। ये 10⁻28 ऊपर जाएगा तो 10⁻34 है और ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। तो 6.62 × 10⁻6 डिवाइड बाई रूट के अंदर 54। अब रूट 54 आपको ये पता होना चाहिए, 7 का क्या होता है 49 होता है, 8 का क्या होता है 64 होता है, यानी इनके बीच में आएगा कुछ वैल्यू। ऐसे आप नॉर्मली इसके बीच में 7.5 7.6 ऐसा कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो 6.62 अपॉन 7.5 इंटू 10⁻6 ये आ गया आपका। इसको आप जब सोल्व करोगे तो लास्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 8.96 × 10⁻7 मीटर। ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8.96 × 10⁻7 मीटर। एक बार इसको सोल्व करना आप, तो ये वैल्यू आपको दिखेगी, आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22। ये आपको 3-4 फॉर्मूले यदि किसी को पता है तो सीधे सीधे कैलकुलेशन है आगे। और ये आरपीएस ऐसे क्वेश्चन पूछती भी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये ऐसी कैलकुलेशन में आपका दिमाग चलना चाहिए, ये आपको और लोगों से आगे लेके जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आपसे आप आगे हो जाओगे। यदि बहुत सारे बच्चे होंगे इस कैलकुलेशन से डर के वो छोड़ देंगे, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी आपका दिमाग चल रहा है, आप इसको कैलकुलेशन को करोगे सोल्व, तो छोटी मोटी आपकी कैलकुलेशन है, आप आसानी से इसमें 2 नंबर आपको आरपीएससी देके जाएगी। देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर हो गया ये 26 नहीं 21। आगे देखो 22 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सम आयन स्पीशीज है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, कोई दिक्कत नहीं सर, निकाल लेंगे। कौन कौन से ऑप्शन है सर, Na+, K+, Mg2+, कैल्शियम 2+, सल्फाइड 2-, ऑर्गन। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, यदि कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज जो मैंने आपको करवा रखा है, न्यूट्रल स्पीसीज जो
तो प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि चार्ज हो तो धनायन हो, धनायन हो तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, प्रोटॉन माइनस आवेश, माइनस पॉजिटिव आवेश। और यदि ऋणायन हो, ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी प्रोटॉन प्लस नेगेटिव ऋण आयन। ठीक है, अब देखो Na, इसके पहले आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 12 होता है, इसका 20 होता है, इसका 18 होता है और इसका 18 होता है। देखो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी सर, प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या माइनस धनायन। अब देखो प्रोटॉन की संख्या सर 11 है, माइनस चार्ज कितना है 1 है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। अब देखो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इस पे वापस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन की संख्या माइनस धनायन, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रोटॉन की संख्या माइनस धनायन। मैंने आपको पूरा समझा रखा है क्यों ऐसे, ये फॉर्मूला क्यों आया, क्यों हमने यहाँ पे माइनस किया, कब हमने प्लस करना है, ये चीजें आपको कोर्स में करवाई जाएगी, यहाँ आपको शॉर्ट समरी करवाई जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन आपको 19 माइनस धनायन आपका क्या है सर, पॉजिटिव कितना है 1 का चार्ज है, तो ये आपका आ जाएगा 18। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन माइनस धनायन, सेम वही सेम बात, यदि क्योंकि यहाँ पे क्या है धनायन है, धनायन चार्ज में हमेशा नेगेटिव करते हैं और ऋणायन चार्ज में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसकी वजह से पॉजिटिव किया जाता है। प्रोटॉन की संख्या 12, धनायन कितने हैं सर, यहाँ पे 2 चार्ज है तो ये आ जाएगा 10। आगे देखो कैल्शियम, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 20, माइनस धनायन है क्या, बिल्कुल सर प्लस 2 चार्ज है तो ये -2 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। इसमें देखो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर धनायन, प्रोटॉन की संख्या प्लस ऋणायन, यहाँ पे क्या है सर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे ऋण आयन का आवेश को जोड़ेंगे इसमें, तो प्रोटॉन कितना है सर 18 प्लस इस पे नेगेटिव चार्ज कितना 2, नेगेटिव चार्ज हमेशा जुड़ता है तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 20। सॉरी 1 मिनट, आगे भाई इसको देखो AR को देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होगा, कब, ये उदासीन के केस में, जब स्पीशीज उदासीन हो। तो देखो इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 18 है। अब देखो 18 कौन कौन से वाले में है सर, 18 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो 3 ऐसी स्पीशीज है जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सल्फर के कितना होता है, सल्फर का 16 होता है ना, तो हमने 18 क्यों कर रखा है, यहाँ पे 16 आएगा, फिर यहाँ पे 18 क्यों किया, ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सल्फर 16 होता है तो यहाँ पे 16 करेंगे तो यहाँ पे 18 आएंगे। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से हैं, 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज कौन कौन सी है भाई, इनको हम बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान है। कौन कौन सी होगी सर, हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगी Na+ नहीं है, K+ Ca2+, K+ Ca2+, सल्फर 2- और आर्गन, ये आपके आगे सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉन वाली। और 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज कौन सी होगी सर, 10 इलेक्ट्रॉन वाली होगी आपके Na+ और Mg2+। ये लो भाई, आप ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या माइनस धनायन और प्रोटॉन की संख्या प्लस ऋणायन, और यदि कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे देखो भाई, ये आपका हो गया 22 नंबर। आगे बात करेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो H- का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये मैंने आपको खूब बार करवाया। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस पे हाइड्रोजन पे कितना होगा सर, इस पे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी सर, प्रोटॉन की संख्या इसमें 1 है, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी इसमें 1 + 1 2, यानी वापस वही सेम चीज। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप वापस ऐसा लिख लिया करो, वही सेम चीज लिख लिया करो, H- इसका 1, तो प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन माइनस ऋणायन, प्रोटॉन प्लस ऋणायन, तो कितना आएगा सर 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे देखो Na+, इसका परमाणु क्रमांक सर 11 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी परमाणु क्रमांक माइनस धनायन, देखो परमाणु क्रमांक 11 -1, यह आ गया आपका 10, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे सर, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ये लो भाई, ये आ गया आपका। फिर आगे क्या दिखा रहा है सर, O- O2-,
O2 माइनस में अपने इलेक्ट्रॉन देखना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखने, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे सर, प्रोटॉन प्लस ऋणायन, प्रोटॉन प्लस ऋणायन, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 8, तो 8 प्लस 2 यानी 10, 10 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे 1s2 2s2 2p6, कैसे भरोगे भाई 1s2 2s2 2p6। आगे देखो F माइनस, F माइनस, F का कितना होता है सर 9 होता है, F का कितना होता है, F का 9 होता है, 9 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इस पे सर, प्रोटॉन प्लस चार्ज कितना है 1, यानी 9 1 10 हो जाएंगे टोटल, और 10 को कैसे भरोगे आप 1s2 2s2 2p6, ये लो भाई, ऐसे हम भर देंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेम आपको लैब असिस्टेंट में मिलेंगे, और सेम के सेम क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में मिलेंगे। आगे देखो, उन तत्वों की पहचान कीजिए, उनकी परमाणु संख्या बताइए जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन को निम्न रूप से दर्शाया जाता है, यानी आपका सेकंड देखो पार्ट, सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि 3s1 होना चाहिए। देखो लास्ट में किसके 3s1 आ सकता है, 3s1 किसके लास्ट में आ सकता है, ये बोला बाहरी इलेक्ट्रॉन आपका 3s1 होना चाहिए। खुद आप बताओ मेरे को 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे ही तो भरते हैं, पर बिल्कुल सर भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें सर, 2 2 4 6 10 11, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11, और 11 इलेक्ट्रॉन किस में आता है सर, Na में आता है, सोडियम। तो इसका जो आपका ये बोलेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन 3s1 किसका होगा सर, सोडियम का होगा। कौन से एलिमेंट का होगा, सोडियम धातु का होगा। ठीक है, आगे देखो ख, ख कौन सा हो गया, ख हो गया सर 2p3 आना चाहिए, अंतिम 2p3 आना चाहिए। तो इसको कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और 7 इलेक्ट्रॉन किस में आता है सर, 7 इलेक्ट्रॉन आता है अपने नाइट्रोजन में। तो इसका परमाणु क्रमांक 7 हो गया, 7 के हिसाब से एलिमेंट कौन सा हो गया, नाइट्रोजन हो गया। फिर आगे देखो गए AR नहीं 3p5, सॉरी नीचे चला गया 3p5, आगे क्या दिया रखा है 3p5। देखो 3p5 को कैसे भरोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3p5, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन काउंट करो आप, तो 10 2 12 5 17, और 17 किसके लिए होता है सर, 17 क्लोरीन के लिए होता है। ये आपको परमाणु क्रमांक की तो दिखा रहा है, कोई भी इस पे चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। तो देखो 11 परमाणु क्रमांक किसका, सोडियम का, 10 7 किसका सर, नाइट्रोजन का, और 17 किसका सर, क्लोरीन का। आगे देखो थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज में देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित विन्यास वाले परमाणु के नाम बताइए। क्या ऑप्शन आपको दे रहा है He2s1, He में कितना होता है सर इलेक्ट्रॉन, सर He का परमाणु क्रमांक 2, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन S1 में भरा है, टोटल कितने होंगे 3, और 3 किसके लिए आता है सर, सर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये एलिमेंट आपका होगा लिथियम, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको क्या है, जब भी आपको चार्ज नहीं दे रखा हो तो आपको परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या लेके चलनी है। तो इलेक्ट्रॉन किस में 3 होते हैं सर, लिथियम में 3 होते हैं। फिर आगे ख देखो, ख में क्या दिखा रहा है Ne3s2 3p3, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, नियोन, नियोन के प्रोटॉन क्रमांक कितना होता है 10, 10 प्लस 2 प्लस 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान बात है, तो कितने हो गए सर, टोटल 15 हो गए, और 15 इलेक्ट्रॉन किस में, यानी 15 प्रोटॉन किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई, 15 वाला आप खुद मेरे को दिमाग लगा के बताओ। फिर 15 में तो एक ही याद आ रहा है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे वाला आना चाहिए, यानी फॉस्फोरस आपका आना चाहिए। फिर आगे देखो गै, गै में आ गया आर्गन 4s2 3d1। अब एक बात बताओ, आर्गन कितना होता है सर, इसमें 18 होता है, प्लस ये 2 प्लस 1, टोटल कितने हो गए 21, और 21 हमें पता है डी ब्लॉक सीरीज चालू हो जाती है, स्कैंडियम इसका एलिमेंट होगा। 21 में 21 परमाणु क्रमांक किसका होता है सर, स्कैंडियम का होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे बच्चों के ये पता ही नहीं चलता, कैसे सोल्व करोगे आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो भाई आगे ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको अब आइडिया लग रहा होगा, ये सेम क्वेश्चन आपको आरपीएससी में देखने को मिलते हैं। किस निम्नतम n मान द्वारा जी कक्षा का अस्तित्व अनुमत होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी। ये बोल रहा ऐसा मिनिमम मान n का कौन सा मिनिमम मान होगा जिसमें आपका जी कक्षक अस्तित्व में आ जाएगा। जी कक्षक कब आएगा सर, जी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है सर, S P D F G ऐसे आता है। इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। हमें पता है कि जी वैल्यू के लिए, जी कक्ष के लिए, जी कक्ष के लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू सर 4 आएगी। जब इसके लिए एल की वैल्यू 4 है तो एन की वैल्यू कितनी हो सकती है सर, एल की वैल्यू क्या होगी सर, एल की वैल्यू होती है n-1, मैक्सिमम कितनी होती है n-1 तक। तो एन की वैल्यू कितनी हो सकती है सर, l+1, यानी आपका 4 + 1 यानी 5। जब आपका जी कक्षक
n बराबर 5 से कम वाले कक्षकों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, n बराबर 5 से अधिक वालों के लिए ही पॉसिबल है। तो ये जो निम्नतम मान n का कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। अब सर बोलो मेरे को तो सर n बराबर 4 में g चाहिए, n बराबर 4 में g हो ही नहीं सकता। कैसे कि l की वैल्यू होती है आपको 0 से n-1 यानी 0 से 4-1 यानी 3। तो 0 से 0 1 2 3 ये पॉसिबल है आपका। तो ये एस पी फिर डी फिर एफ, देखो आगे यहाँ पे जी पॉसिबल ही नहीं है। तो जी कब पॉसिबल होगा, जब मिनिमम आपका एन बराबर 5 होना चाहिए। तो जी कक्षक के लिए मिनिमम कितना होगा, एन की वैल्यू 5 होगी, तभी आपका जी कक्षक अस्तित्व में आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में, 3D कक्षक में कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए एन एल और एम एल के मान बताओ, एन एल और एम एल बताओ। ये किसको बताता है सर, ये बताता है एन को। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये किसको बताता है सर, ये बताएगा एल को। हमें पता है डी के लिए, ये देखो डी के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो सर एल की वैल्यू आ जाएगी 2। आगे देखो हमें पता है डी कक्षक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ये बताएगा आपका एम एल को। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये नहीं निकालना चाहो तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। एम एल की वैल्यू होती है -L से +L तक, -L से +L तक। देखो -L का मतलब -2 से +2 तक। तो -2 -1 0 1 और 2, ये आपकी एम एल की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कुल मिला के 3D के लिए आप बोलोगे एन की वैल्यू सर 3 होगी, एल की वैल्यू सर 2 होगी, और एम एल की वैल्यू सर -2 -1 0 और 1 और 2 होगी। ये आपका 25 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां से यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया, मैं गारंटी से कह सकता हूं एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना यदि आपका दिमाग खुल गया तो गारंटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे। मेरे को लग रहा है बेहतरीन, यदि आपको कोई बेहतरीन कंटेंट लगा मेरे को आज तक का यूट्यूब पे जो मैं लेके आया हूँ, या तो मेरे लेक्चर थे जो बहुत ही बेहतरीन थे, या फिर उसके बाद PYQ लेके आऊं, और उनसे भी बेहतरीन ये सीरीज आपके लिए साबित होगी। अंतिम समय में कम टाइम में यदि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस का बूस्ट करना है तो ऐसी सीरीज आप देखोगे तो आप में एक अलग ही नजर का कॉन्फिडेंस आएगा। जो इससे वंचित रह गया वो मानो सिलेक्शन से वंचित रह गया। तो मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन जो अपने रहेंगे 26 से लेके 36 तक के क्वेश्चन। ऐसे करके 4-5 पार्ट में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर अपने धीरे धीरे ऐसे करके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आ रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि एक ब्रॉड लेवल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपने से प्रभावित हो, अपने से ये इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, और जो भी मेरी नॉलेज है उन सभी बच्चों तक जानी चाहिए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।